नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया के देश के सबसे बड़े मंच न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में आपका स्वागत है। आज देश की कई बड़ी हस्तियां आपके सामने होंगी, कई सारे सवाल होंगे और ढेर सारे मुद्दे। एक सार्थक बहस की कोशिश भी की जाएगी और इस संवाद को शुरू करते हुए हम स्वागत करना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में स्वागत है आपका। नमस्ते प्रकाश जी, सवाल की संवाद की शुरुआत करें। सबसे पहले आज जो बहस छिड़ी हुई है, राहुल गांधी हो या कांग्रेस बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दे रही है, यहां तक कि फेसबुक तक पे सरकार का कंट्रोल चल रहा है बीजेपी आरएसएस का। आप तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, क्या आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को बोलने नहीं दे रहे? हम तो सबको पूरी आज़ादी है, ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है जो 75 में कांग्रेस ने लाई थी। और दूसरी बात है, देखो जनता ने इनको नकारा 19 में दूसरी बार, तब उन्होंने कहा ईवीएम। अब ईवीएम का छोड़ के आप कह रहे फेसबुक के कारण हार गए, यानी ये इनको अभी फेस नहीं रहा है लोगों में बात करने का, और लोगों ने इनको नकारा है, ये समझने को तैयार नहीं है, इसलिए अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, उसमें कोई दम नहीं। प्रकाश जी, अभी जो बेंगलोर में हुआ वो घटना काफी निंदनीय थी, लेकिन उसके ठीक बाद उन सब चीजों का आरोप फेसबुक पर मढ़ना, उस बहाने बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगाना कि आप लोग समाज में विषमता फैला रहे हैं, विष फैला रहे हैं, कोई साजिश देखते हैं आप लोग? यही मैं बताना चाहता हूं, विष कौन फैला रहा है। बिल्कुल इसमें ऐसा है, बंगलोर में जिसके घर पे अटैक हुआ वो भी दूसरे को ही दोष दे रहा है। अरे भाई, अटैक किया उनको तो दोष देना है कि नहीं? जिन्होंने 500 लोगों से ज़्यादा भीड़, 1000 से ज़्यादा लोग भीड़ में आए, उनके हाथ में हथियार थे, उन्होंने 2 पुलिस स्टेशन बर्बाद किए, एक घर जला दिया, ऐसा सब जहां हुआ वो उनका दोष क्या है? पीएफए और वो जो एसडीपी है उसके लोग पकड़े भी गए हैं, तो ये दोषी है, ये बोलने को, कोई सच्चाई बोलने को कांग्रेस तैयार नहीं है। और कांग्रेस लगातार केवल उनके रोज रोज, जैसे शिवाजी के समय कहते थे कि घोड़ा भी मुगलों का आता है, उसको भी संताजी और धनाजी दिखते हैं पानी में, वैसे इनको पानी में भी जब पानी पीते हैं तब भी उनको दिखता है कि संघ है और बीजेपी है। लेकिन प्रकाश जी, बार बार राहुल गांधी के ट्वीट जो आ रहे हैं, कांग्रेस के ट्वीट्स आ रहे हैं, आरोप तो सरकार पर ही लग रहा है। आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है, आपने पहले का भी दौर देखा है, तो आपको लगता है कहीं से भी आप लोगों को आपत्ति होती है, आप लोग मीडिया को कंट्रोल करते हुए बार बार आरोप लगता है? हमने तो कभी कंट्रोल नहीं किया, आप ही मीडिया के हो, आपको क्या हमने कभी आदेश दिया कि आप ये दिखाओ ये मत दिखाओ? कभी हमने किसी को आदेश ही नहीं दिया, क्योंकि ये हमारी कार्यशैली है नहीं। हम जनता के विश्वास के आधार पर सत्ता में है और जनता का विश्वास रहेगा, यह हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। लेकिन मूल मुद्दा यह है समझने जैसा कि कांग्रेस अब हताश निराश हो चुकी है और उनको ट्वीट करके पार्टी नहीं चलती। पार्टी के लिए कोई ठोस मुद्दा होना चाहिए। जब मैंने, अमिताभ आपको याद है, जब मैंने कोयला घोटाला निकाला तब लोगों को शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारे अलॉटमेंट कैंसिल कर दिए। जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला निकला, वो सब घोटाले हमने जो निकाले वो सही निकले, इसलिए लोगों में जाकर बसे और इसलिए कांग्रेस को भुगतना पड़ा। क्योंकि अब मेरा मंत्रालय है एनवायरमेंट, यहाँ टैक्स मिनिस्ट्री कहते थे लोग, अब उसको मैं क्या करूं, उनकी देन है। और वो मंत्री ने भी लिखा सोनिया गांधी को पत्र कि मेरे सारे निर्णय बाहर के दबाव से हो रहे थे, उन्होंने नाम भी दिए। लेकिन जयराम जी तो आपको बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया है EIA का, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी भी कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं इसको वापस लीजिए आप, ये प्रो इंडस्ट्री है, ये बड़े लोगों का मदद करेगा ये। तो प्रकाश जी से लगातार हमारी बातें जारी है, कुछ संपर्क टूटा है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर वो मंत्री हैं जब उन्होंने 2014 में
प्रकाश जी, तो सवाल मेरा ये है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है, लगातार जयराम रमेश आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, लगातार राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि इसे वापस लिया जाए। क्या इसमें कोई खोट है? क्या इसमें बड़े उद्योग धंधों को ही मदद मिलेगी? नहीं, ये सामान्य कुम्हार से लेकर सामान्य लोगों को मदद देने के लिए ये लाया है। कुम्हार को माटी निकालने के लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, अब नहीं लेनी पड़ेगी। क्या बुरा किया हमने? और मैं आगे बताऊं हमने क्या किया है। जो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन इन्होंने दिया ही था और थोड़े से 1 लाख रुपए के दंड से उनको रेगुलर करते थे, हमने अब बहुत भारी दंड लगाएंगे कि फिर से कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस के बिना उद्योग नहीं शुरू करेगा। और कांग्रेस को बोलने का क्या अधिकार है? राहुल गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में 2019 में ये कांग्रेस में ने घोषित किया था कि हम आएंगे तो उद्योगों को उद्योग शुरू करने की सीधा बात कहेंगे कि आप सीधा उद्योग शुरू करो, परमिशन 3 साल में ले लो। तो ये जो कह रहे थे वो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन नहीं था तो क्या था? तो ये जो दोहरा नीति है ना, आम खट्टे अंगूर खट्टे बोलते हुए ऐसी स्थिति है इनके लिए। प्रकाश जी, तो जो अभी अब गलवान वैली की आपने का हाल देखा, 4000 किलोमीटर की सीमाएं हमारी चीन के साथ। मुझे याद है 2014 में जब आप पहली बार पर्यावरण मंत्री बने, आपने एक ऐसा फैसला लिया था, और वो भी मंत्री बनने के 15 दिनों के भीतर, जो शायद आज काफ़ी काम कर रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के रेंज में सड़क भी बनवा सकते हैं और आर्मी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कोई काम कर सकती है। क्या 15 दिन में फैसला लेने में कोई मुश्किल आई थी क्या? नहीं मुश्किल आई, क्योंकि मुश्किल इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे नेता की दृष्टि साफ है कि देश के लिए जो भी करना है देश के लिए करना है। मैं जब अपोजिशन में था और मैं डिफेंस कमेटी का सदस्य था, हम चाइना बॉर्डर पर गए। चाइना बॉर्डर पे उनके रोड अच्छे थे, हमारे खराब थे। तो हमने सभी अधिकारियों को पूछा ऐसा क्यों? बोले फॉरेस्ट की परमिशन नहीं आई है और इसलिए रोड नहीं बनवा सकते, बॉर्डर रोड नहीं बनवा सकते। वो मेरे मन में घर कर गया था। तो मैंने मंत्री बनने के बाद तुरंत एक फैसला लिया, नीतिगत फैसला लिया कि LAC से 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बॉर्डर रोड्स होंगे और उनको कनेक्टिंग रोड्स होंगे और उसके साथ साथ जो भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उनको जनरल अप्रूवल दिया जा रहा है। उनको कोई परमिशन मांगने के लिए फाइल नहीं चलानी पड़ेगी। और उसके बाद ये भी कहा कि जो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो काम करना है उसके स्टैंडर्ड गाइडलाइंस की है। तो उसके कारण आज डिफेंस इतना गदगद हो गए लोग वहाँ उस समय, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम हो गया। आज हम परिणाम देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर रोड्स सभी सीमाओं पर अच्छे बन रहे, सभी बाधाएं दूर हुई है और ये इसके कारण सारी यातायात अभी भी चीन के समय भी सारी यातायात सुचारू रूप से हुई। प्रकाश जी, इसलिए चाइना अपसेट है वो मैं समझ सकता हूं, चीन अपसेट है, लेकिन कांग्रेस भी अपसेट है। चीन और कांग्रेस दोनों क्यों अपसेट है प्रकाश जी? हम लेकिन सवाल हमारा यह है कि अगर 1 साल हो गए कोरोना वही तो मुझे हाँ जी प्रकाश जी, सवाल यह है कि अब सरकार का अगर 1 साल का लेखा जोखा लिया जाए, रिपोर्ट कार्ड, तो पहला 6 महीना तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब से कोरोना का संकट आया है प्रकाश जी, काफ़ी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, काम धंधे बंद हो गए हैं, अप्रवासी मजदूरों को आपने हाल देखा, लोगों को लौटना पड़ गया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता नहीं है सरकार का जो 6 साल का काम था, जो मेहनत थी, उसको काफ़ी पीछे ढकेल दिया, उसको आत्मनिर्भर भारत करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अभी देखा है सभी देहात में रूरल इकोनॉमी बहुत जोर से चल पड़ी है। यानी ट्रैक्टर से लेकर 2 व्हीलर से लेकर बाकी सारी ग्रामीण इलाकों में बिकने वाली सारी चीज़ों का व्यापार बढ़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण, सारी यातायात ठीक चल रही है और बाकी भी मानकों पर ठीक है। जो लोगों की अपेक्षा थी कि इतना कम हो जाएगा, उतना कम नहीं हुआ है। देखो, दुनिया के अर्थव्यवस्था पर परिणाम हुआ है, तो हर देश को भुगतना पड़ेगा, हमें भी परिणाम हुआ है, लेकिन वो परिणाम उतना नहीं है जितना लोग सोचते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण भाग है कि आज पूरा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमारी लोक संख्या के अनुपात में हमारे नतीजे और सफलता लोगों के कारण बेहतर है। प्रकाश जी, लेकिन बार बार राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष, सबका यही आरोप लग रहा है कि सरकार काम धंधे शुरू नहीं कर पा रही है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है जो उठ नहीं पाएगी। नहीं, ये सच नहीं है। अर्थव्यवस्था पर जरूर सारे दुनिया के सभी देशों के अर्थव्यवस्था पर परिणाम होगा, लेकिन ये साल भर में उसका निराकरण भी होगा और फिर से हम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर चलेंगे जहां हम छूटे थे। लेकिन ये अब महामारी है, ये दुनिया पर आया एक संकट है। इसके प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि 3 वैक्सीन्स की तैयारी भारत में जोर से चल रही है और एडवांस स्टेज पे है। तो निश्चित उम्मीद है कि दुनिया में भी चल रहा है, तो वैक्सीन हमारा भी आएगा और भी आएंगे और उससे दुनिया को इस बीमारी से, महामारी से निजात मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। दुनिया को कैसे देखना ये मुद्दा होता है। कुछ लोग निराश होते हैं, सब दुनिया डूब जाएगी ऐसा मानती है, हम ऐसा नहीं मानते। प्रकाश जी, एक बहस बहुत देश में छिड़ी हुई है पिछले 1 महीने से, और ये बहस जिसमें 2 सरकारें भी इन्वॉल्व हैं, इसमें पूरी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। ये बहस है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जुड़े हुए तमाम जो सवाल उठ रहे हैं। प्रकाश जी, आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, फिल्म उद्योग पूरा आपके तहत ही आता है, आप पूरा देखते हैं। कहीं कोई गलती आपको लगता है? बीजेपी की बड़ी मांग है कि सीबीआई जांच हो। फिल्म उद्योग के नहीं, इसलिए पार्टी अपने तरीके से मांग करती है। बिहार सरकार ने कहा है कि सीबीआई से जांच हो, केंद्र सरकार ने माना है, अब मसला कोर्ट में है, तो अभी फैसला आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जांच होगी, सच्चाई बाहर आएगी। लेकिन बार बार जो आरोप लग रहा है बिहार सरकार का और बिहार की जो पुलिस है कि महाराष्ट्र की पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री भी लगता है 2 भागों में बटी हुई, आउटसाइडर इनसाइडर। तो आपको लगता है कि अभी फिल्म इंडस्ट्री के एक मैसिव ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, फिल्म इंडस्ट्री को एक झटके की ज़रूरत है, जो कि कम से कम ये जो भाई भतीजावाद है, जो आउटसाइडर इनसाइडर का झगड़ा है, लोगों को किनारे लगाने का झगड़ा, ये सब मिट जाए? नहीं, देखो, ये सरकार का काम नहीं है। इस व्यवसाय को लोग अपनी तरीके से चलाते हैं। हम केवल सेंसर बोर्ड है हमारे पास कि जिसके द्वारा फिल्मों में कोई गलत न जाए, ये देख रहे हैं। अभी मेरे पास बहुत शिकायतें आती है कि OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत गलत दिखाया जा रहा है, उसका भी रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल, OTT प्लेटफॉर्म हो चाहे सेंसर बोर्ड हो, आपको याद होगा INB मिनिस्टर पहले भी रहे थे, पहले सरकार के कार्यकाल में कई चीज़ें ऐसी थी कंटेंट को लेकर जो सवाल उठाता था सेंसर बोर्ड, सीधे सीधे सरकार पर ही उंगली उठती थी। लेकिन क्या लगता है सरकार आजकल थोड़ी स्ट्रिक्ट कम हो गई है इन सब को लेकर, क्रिटिसिज्म को लेकर, कि OTT प्लेटफॉर्म पर अभी ध्यान नहीं गया आप लोगों का? नहीं, OTT का आज मुद्दा ये है कि ये IT कानून 2000 के दायरे में आता है। डिजिटल सारी कंपनियां और डिजिटल, लेकिन उसमें ऐसा कंटेंट आएगा और पूरे न्यूज़लेटर शुरू होंगे, ये उस समय नहीं सोचा था लोगों ने। अब नए परिस्थिति के अनुसार क्या करना है, इस पर सरकार जरूर विचार कर रही है। प्रकाश जी, अब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ, उसमें पूरे देश को हेल्थ कार्ड देने की बात हुई। अब सरकार बहुत ज़्यादा बड़े वायदे नहीं कर रही है, अब सरकार पुराने जितने वायदे हैं उनको पूरा करने की बात कर रही है। पहले मोदी जी ने खुद कहा, पहले उम्मीदों को पूरा करने का कार्यकाल था, अब आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्यकाल है। आकांक्षाएं तो कोरोना काल के बाद बहुत बढ़ गई हैं। करेक्ट। तो कितना मुश्किल काम लग रहा है। तो वो सारी पूरी होगी। जैसे जी प्रकाश जी, हाँ, ये है कि प्रधानमंत्री ने साफ किया कि देश का 110 जिले विकास में पीछे छूट गए, उनको बराबरी पर लाना है। अब ये मिशन है आकांक्षी जिलाओं का विकास करने का। अब ये है समाज के भी जो घटक पीछे छूट गए उनको बराबरी पर लाना, सबको गरीबी से बाहर निकालना, यही मिशन है। और इसी मिशन में आगे चल रहे करदाता जो मध्यम वर्ग है उनको भी भरोसा दिया है कि आपका सम्मान है
और आपको हैसल फ्री काम होगा और तकलीफ नहीं आएगी, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो मुझे लगता है किसान हो, मजदूर हो, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित सभी घटक जो पीछे छूट गए वो हो, या जो इलाके पीछे छूट गए वो भी, उनका भी विकास करने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही दूसरे कार्यकाल में बहुत तेजी से होगा। प्रकाश जी, एक चीज़ और जो बहुत देखने में आ रही है वो गलवान वैली के बाद लगातार भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। कई बड़े मंत्रालयों ने कई ऐसी कंपनियों को बैन कर दिया है जो सीधे सीधे चीन की सरकार को रिपोर्ट कर रही थी और जिससे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था। रेल मंत्रालय हो, चाहे आईटी मंत्रालय हो, चाहे टेलीकॉम मंत्रालय हो, जनता के बीच से चीन के सामान के बहिष्कार की मांग चल रही है। क्या चीन के साथ ये पूरी तरह से अलग होना संभव हो पाएगा आने वाले दिनों में? क्योंकि चीन के साथ तो हमेशा हमारा व्यापार जो रहा है नेगेटिव में रहा है, हमेशा चीन का अपर हैंड रहा है। क्या हम लोग चीन से बाहर जाती कंपनियों को भारत में खींच पाएंगे? नहीं, देखो, जब प्रधानमंत्री जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसका मतलब दुनिया से कटना नहीं है, तो ज़्यादा निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना, हमारी ज़रूरत की चीज़ें देश में ही निर्माण करना, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मेक इन इंडिया एंड सेल विद प्राइड टू द वर्ल्ड एज मेड इन इंडिया, ये विजन है उसका और उस तरह से वो चल रहा है कार्यक्रम। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को थोड़ा कोरोना के कारण स्पीड में कमी आई है, लेकिन कोरोना अभी ख़त्म होगा, जल्दी होगा, सबकी दुआ है, और जैसे ख़त्म होगा वैसे बहुत तेज़ी से हमारा विकास का रथ आगे चलेगा। 5 अगस्त को 2019 को आप धारा 370 हटा, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद किया। अब एक ही बात हो रही है, जो संघ की तीन एजेंडा थे, संघ की जो विचारधारा के 3 महत्वपूर्ण पहलू थे, उसमें एक ही बचा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या अगले 5 अगस्त तक हम समझें कि कुछ मामला उस दिशा में बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रिपल तलाक आप लोग ला ही चुके हैं? नहीं, देखो, आप ऐसे तरह से, जैसे यही हमारे 3 मुद्दे थे, ये किसने कहा? जो जनता पार्टी के कार्यकाल में, जनता पार्टी के हमारे संयुक्त बयान में जो नहीं आया था, एनडीए जब पहले बना था अटल जी के समय, लोगों ने कहा कि जो 3 मुद्दे नहीं आए वही बीजेपी के प्रमुख मुद्दे। ऐसा नहीं है। बीजेपी का प्रमुख मुद्दा देश हित है, देश हित प्रथम, पार्टी हित बाद में और खुद का हित अंत में। ये हमारा नीति है और देश का सर्वांगीण विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। एक सुनहरे भविष्य को हमने देखा है। हम छोटा संकीर्ण राजनीति नहीं करना चाहते और इसलिए जो कार्यक्रम करना जरूरी था, जो निर्णय करने जरूरी थे, बेबाकी से वो किए हैं और देश ने और दुनिया ने उसका स्वागत किया है। प्रकाश जी, न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।